टू ऑल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं आप सभी को टीचिंग एग्जाम्स के लिए, जिसमें इंक्लूडेड हैं आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एज वेल एज सेकंड ग्रेड टीचर, टीजीटी पीजीटी जिसमें एनवीएस केवीएस और डी ट्रिपल एस भी शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सीरीज चल रही है आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की, जिसके पेपर 2 में जो आपका मेन सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसके पेपर 2 में देखिए आपका एक सेक्शन है एन एक्वेंटेंस विथ फॉलोइंग लिटरेरी टर्म्स। यानी ये लिटरेरी टर्म्स जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, इनको हम देखेंगे और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज रहती है। लाइक उनके डेफिनेशन पूछ ली जाती हैं, उनके काइंड्स पूछ लिए जाते हैं, साथ ही साथ उनके सेंटेंस देने के बाद में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि विच लिटरेरी टर्म और विच लिटरेरी फॉर्म इज यूज्ड हियर इन दिस सेंटेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं हमारे लिटरेरी टर्म्स को। फर्स्ट है हमारा ओड। चलिए देखते हैं ओड क्या है। एन ओड इज अ टाइप ऑफ लिरिक पोएट्री विथ इट्स ओरिजिन इन एंशिएंट ग्रीस। प्राचीन काल के ग्रीस में यानी यूनान में इसका जन्म हुआ है, इसकी उत्पत्ति हुई है और ये एक प्रकार की पोएट्री ही मानी जाती है। ओड्स आर एलोबरेटली स्ट्रक्चर पोएम प्रेजिंग और ग्लोरीफाइंग एन इवेंट और इंडिविजुअल, डिस्क्राइबिंग नेचर इंटेलेक्चुअली एज वेल एज इमोशनली। एक्चुअली क्या होता है ओड्स में, ये एक बहुत विस्तृत पोएम होती है जिसमें किसी व्यक्ति को या किसी घटनाक्रम को क्या किया जाता है, ग्लोरीफाई किया जाता है, उसका बखान किया जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। और ये इसकी प्रकृति जो होती है वो बौद्धिक रूप से भी जुड़ी होती है, साथ ही साथ ये इमोशनली यानी आत्मिक रूप से भी होती है। तो ये हमारी ओड है, ओड जो डिस्क्रिप्टिव पोएम है और ये पुराने प्राचीन ग्रीस में इसकी उत्पत्ति हुई थी। अब हमारे पास 3 प्रकार के ओड्स होते हैं लिटरेचर में और एक चौथा अभी इंक्लूड हुआ है। तो देखिए पहला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द पिंडारिक ओड। पिंडारिक ओड क्या होते हैं फ्रेंड्स? दे फॉलोज द फॉर्म एंड स्टाइल ऑफ पिंडर। पिंडर जो राइटर थे, पोएट थे, उनके स्टाइल को ये फॉलो किया जाता है इसमें। पिंडारिक ओड्स आर आल्सो कॉल्ड ग्रीक ओड्स। साथ ही साथ इसे ग्रीक ओड भी कहा जाता है। दे फॉलो द फॉर्म एंड स्टाइल ऑफ द एंशिएंट ग्रीक पोएट पिंडर। हमने डिस्कस किया है प्राचीन काल के जो ग्रीक यूनानी जो पोएट है पिंडर, उनके स्टाइल को, उनके राइटिंग स्टाइल को ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। दिस एम्प्लॉय अ ट्राइप्राइट स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ द स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड द इपोड। ये एक्चुअली इसके 3 सेक्शन होते हैं इपोड के। पहला होता है स्ट्रोफी, दूसरा एंटीस्ट्रोफी और तीसरा होता है इपोड। देखिए इनको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। स्ट्रोफी जो है इज अ पोएटिक टर्म ओरिजिनली रेफरिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ ओड इन एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी। आप ओड को यूँ समझ लिए कि जो पहला पार्ट है, जो पहला पार्ट जो होता है ओड का, किसी भी ओड का, वो स्ट्रोफी के नाम से जाना जाता है और उसके पीछे पीछे चलते हैं एंटोस्ट्रोफी और एपोड। एंटोस्ट्रोफी को देखेंगे हम। इट इज द पोर्शन ऑफ एन ओड सung बाय द कोरस इन इट्स रिटर्निंग मूवमेंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एक्चुअली क्या होता है, ये पोइट्री जो है वो स्टेज पे गायक गाने के साथ में पेश की जाती है। तो इसमें जो कोरस होते हैं, इट मीन्स जो गाने वाले होते हैं, वो जब वेस्ट टू ईस्ट की ओर आते हैं और स्ट्रोफी जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसके रेस्पॉन्स में इसको प्रस्तुत करते हैं, तो उस पार्ट को एंटीस्ट्रोफी कहा जाता है। और स्ट्रोफी क्या है, वो जो है ईस्ट टू वेस्ट में गाया जाता है, यानी डायरेक्शन में जाते हुए गाया जाता है। देखिए इपोड इज द थर्ड पार्ट एंड इट्स आल्सो लास्ट पार्ट एंड एंशिएंट ग्रीक कोरल और दैट फॉलो द स्ट्रोफी एंड एंटीस्ट्रोफी एंड कंप्लीट द मूवमेंट। पहला होता है हमारा स्ट्रोफी जो फर्स्ट पार्ट है, इसके पीछे पीछे एंटीस्ट्रोफी और इपोड आते हैं। एंटीस्ट्रोफी में क्या होता है, जो गाने वाले होते हैं वो स्टेज पे वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की ओर आते हैं। फाइनली इपोड क्या होता है, वो वापस से ईस्ट से जब वेस्ट की ओर आते हैं तो इसे पेश किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। थॉमस ग्रेज प्रोग्रेस ऑफ पोएसी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है कि विच टाइप ऑफ लिटरेरी फॉर्म यूज्ड इन दिस थॉमस ग्रेज प्रोग्रेस ऑफ पोएसी। तो वी विल डेफिनेटली से इट इज आवर ओड। विलियम वर्ड्सवर्थ की ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टिलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ओड के नाम से आपको समझ में आ ही जाएगा। देखिए सेकंड हमारा ओड का टाइप है होरेशियन ओड, समटाइम्स कॉल्ड होमोस्ट्रोफिक ओड। कभी कभी इन्हें होमोस्ट्रोफिक ओड भी कहा जाता है। एंड इट फॉलो द कन्वेंशन ऑफ द रोमन पोएट होरेस। क्यों कहा जाता है इसे होरेशियन? क्योंकि ये रोमन पोएट होरेस के स्टाइल को फॉलो करते हैं।
Unlike the Pindari code, the Horatian ode is made up of any number of stanzas, usually quatrains, यानी जो चार लाइनों की जो पद होता है, which all follow the same rhyme scheme and meter, और सभी में सेम राइम स्कीम होती है, किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। देखिए, some of the most renowned Horatian odes were written by English romantic poet John Keats and most famously Orito Nightingale। सबसे प्रसिद्ध जो हॉरेशियन ओड है वो जॉन किट्स ने लिखी है, और उस ओड का नाम है ओड टू नाइटिंगेल, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1819। तो ये आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं इर्रेगुलर ओड क्या होती है। पहली है पिंडारिक ओड, दूसरी है होरेशियन ओड, एंड थर्ड वन इज इर्रेगुलर। इर्रेगुलर ओड्स फर्दर ब्रेक डाउन द ओड्स फॉर्मल कन्वेंशन, दे आर समटाइम्स कॉल्ड कौलिन ओड्स आफ्टर द इंग्लिश एनलाइटनमेंट पोएट अब्राहम कौली। एक्चुअली ये जो है ये इर्रेगुलर भी है, साथ ही साथ इसे कौलियन ओड भी कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेज जो इंग्लिश राइटर है, इंग्लिश पोएट अब्राहम कोहली, उन्होंने इसको क्या किया था, स्टार्ट किया था। Who revived the form in England with his publication of 15 Pindaric odes in 1656। उन्होंने क्या किया था, 1656 में, 1656 में अपनी कुछ ओड्स को पब्लिश करवाया था, जिसमें इस फॉर्म को, इस स्टाइल को उन्होंने इंक्लूड किया था। Though this title derives from Pindar, it is misunderstanding of the Pindaric ode on Cowley's part। देखिए, उन्होंने अपनी जो ओड पब्लिश करवाई थी उसका नाम पिंडारिक ओड रखा था, तो काफ़ी लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये तो डिफरेंट नहीं है, ये तो पिंडारिक ओड ही है। बट उन्होंने क्या किया था, उनके नाम पे इसे रखा था जो इरेगुलर होती थी। Cowley's odes are very different from the strictly formal Pindaric ode, ये हमने बात कर ली अभी। Pindaric ode was employed by John Milton in the chorus of his lyrical tragedy Samson Agonis। ये जो इरेगुलर ओड है, जॉन मिल्टन ने भी अप्लाई किया है अपने सैमसन एगोनिस्ट में। अब है हमारा सेकंड लिटरेरी टर्म एन एलेजी। बहुत बार सुना होगा आपने। एनालॉजी जो है ये क्या होता है, लेमेंटेशन होता है, किसी की मृत्यु पे, किसी के दुख को जब हम जाहिर करते हैं, कुछ नुकसान होने के बाद हम इस पे शोक मनाते हैं, तो एक गीत लिखा जाता है और उसी गीत को क्या बोला जाता है, एनालॉजी बोला जाता है, यानी शोक गीत। देखिए, द एलेजी बिगेन एज एन एंशिएंट ग्रीक मेट्रिकल फॉर्म एंड इट्स ट्रेडिशनली रिटन इन रेस्पॉन्स टू द डेथ ऑफ पर्सन और ग्रुप। दुख होता है या लेमेंटेशन होता है, तो उसको जब हम जाहिर करते हैं, पोएट जो है उसको अपना एक्सप्रेस करते हैं, तो उस पोएट्री को एलेजी कहा जाता है। अ डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ एलेजी इज द पैस्टोरल एलेजी। एक इसका विशेष प्रकार होता है जिसे पैस्टोरल एलेजी कहा जाता है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, जो सैफर्ड होते हैं या जो रूरल बैकग्राउंड होता है उसको ध्यान में रख के लिखा जाता है, तो उसे पैस्टोरल एलेजी भी कहा जाता है। बहुत सारे फेमस एलेजीज हैं फ्रेंड्स, और एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। जैसे मान लीजिए जॉन मिल्टन ने लिखा है लाइसिडस, ये भी एलेजी है। किस पे लिखा है उन्होंने, एक राजा होते हैं एडवर्ड किंग, और उनकी जब डेथ हो जाती है, जो कि जॉन मिल्टन के बहुत क्लोज दोस्त होते हैं, उनकी मौत पे लिखा था लेसिडस। तो ये आप याद रखेंगे, एडवर्ड किंग पे। क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि जो एलेजी है वो किसने लिखी है, या फिर जो ये एलेजी है जॉन मिल्टन ने लिखी जो है वो किस पे लिखी है। तो हम इस तरह से दोनों को समझ सकते हैं कि एलेजी किसने लिखी है और किसको डेडिकेट करके लिखी है। सेकेंड है हमारे पीबी शैली शैली की एडोनिस 1821 में पब्लिश करवाई थी। और किस पे करवाई थी, जब जॉन किट्स की डेथ हो जाती है तो उनको उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको डेडिकेट करने के लिए क्या किया था, उन्होंने ये लिखी थी। थर्ड है मैथ्यू आर्नोल्ड्स थायरिसिस इन 1867 ऑन द डेथ ऑफ द पोएट आर्थर ह्यू क्लो। उनकी डेथ हो जाती है पोएट की, तो उनकी डेथ पे उन्होंने थायरिसिस लिखा था। थॉमस ग्रेज मोस्ट फेमस है ये फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप। थॉमस ग्रे ने सबसे फेमस एलेजी लिखी थी, एन एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, वेरी popular, and it is also known as pastoral elegy। A.E. हाउसमैन्स जो एलिजी है वो है टू एन एथलीट डाइंग यंग, ये इन्होंने लिखी है। W.H. ऑर्डन ने लिखी है इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स। E.E. कमिंग्स ने लिखी माई फादर मूव्ड थ्रू डूम्स ऑफ लव। जॉन पर्ल्स बिशप्स ने लिखी है आवर्स, F. स्कॉट फिट्जरगेराल्ड की डेथ पे। रॉबर्ट लॉवेल ने लिखी है द क्वेकर ग्रेवयार्ड इन नांटुकेट। और एडमंड डिस्पेंसर ने फिलिप सिडनी की डेथ पे लिखी है एस्ट्रोफर। एल्फ्रेड टेनिसन ने मेमोरियम लिखी थी आर्थर हेलम की डेथ पे। और मैथ्यू आर्नल्ड ने एक और लिखी है रग्बी चैपल, वो अपने फादर की डेथ पे लिखी है। तो ये सॉरी, कुछ क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनते भी हैं। थर्ड है हमारा बैलेड। अ बैलेड इज ए पोएम दैट टेल्स ए स्टोरी यूजुअली बट नॉट ऑलवेज इन 4 लाइन स्टेंजास कॉल्ड क्वार्टरेंस। 4 लाइनों का जो पंक्ति होती है, जो ग्रुप होता है, उसको क्वार्टरेंस कहा जाता है। और बैलेड एक पोएम होती है जो कहानियाँ बताती है हमें, बहुत विस्तृत पोएम होती है और इसमें एक कहानी को दर्शाया जाता है, बताया जाता है।
The ballad form is enormously diverse and poem in this form may have any one of hundreds of different rhyme schemes and meters. जरूरी नहीं है कि इसमें सेम ही राइम स्कीम को फॉलो किया जाए, अलग अलग प्रकार के मीटर्स और राइम स्कीम्स को इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को और अच्छे से। अ बैलेड इज अ फॉर्म ऑफ नरेटिव वर्ड्स, हमने अभी डिस्कस किया है, इसको कहानी जैसा बताया जाता है। और इसमें एज ए लिटरेरी डिवाइस अ बैलेड इज ए नरेटिव पोएम, वही बातें हैं बार बार जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि नरेटिव पोएम होती है जिसमें स्टोरी को क्या किया जाता है, बताया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ बैलेड्स। पहला है फोक बैलेड्स, इसमें फोक के नाम से आप जानते होंगे, लोक जो गीत होता है। दिज बैलेड्स आर पास्ड डाउन ओरली एंड टेल स्टोरीज लाइक लेजेंड्स एंड हिस्ट्रीज। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जब पास होते जाती हैं बैकग्राउंड में या फैमिली बैकग्राउंड में या सोशल बैकग्राउंड में, तो उन्हें फोक बैलेड्स कहा जाता है। ब्रॉड साइड बैलेड्स क्या होती हैं? दे वर मास प्रोड्यूस्ड ऑन स्मॉल ब्रॉड सीड्स एंड वर यूज्ड टू शेयर न्यूज इन कम्युनिटीज। दे वर आल्सो नॉन एज स्ट्रीट बैलेड और स्लीप सॉन्ग्स। समाज में क्या किया जाता था, उन्हें बड़े से पेज पे लिखा जाता था और उसके बाद न्यूज के जैसे उन्हें पब्लिश किया जाता था और न्यूज के जैसे उन्हें शेयर किया जाता था। जनरली इन्हें स्ट्रीट बैलेड और स्लीप सॉन्ग्स भी कहा जाता है। थर्ड है लिटरेरी बैलेड्स। ये क्या होती है? कोई भी इंडिविजुअल राइटर जो होता है वो जब बैलेड्स को लिखता है तो उन्हें लिटरेरी बैलेड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, रॉबिन हुड एंड द मॉन्क। ये एक बहुत फेमस बैलेड है जो किसने लिखी है, ये रॉबिन हुड के बारे में थी। रॉबिन हुड के बारे में, रॉबिन हुड को आप जानते होंगे, जो गरीबों की मदद करते थे अमीर लोगों को लूटने के बाद में, तो उनके ऊपर ये बैलेड लिखी हुई है, रॉबिन हुड एंड द मॉन्क। उसके बाद ले बेले डेम सेंस मर्सी अ बैलेड। दिस बैलेड इज रिटन बाय जॉन किट्स। ठीक है, ये आपने सुनी होगी, ला बेले डेम सेंस मर्सी, और ये जो है जॉन किट्स ने लिखी है, ये भी एक बैलेड है। द राइम ऑफ एंशिएंट मैराइनर जरूर सुना होगा आपने, रोमांटिक पोएट एस.टी. कोलरिज ने लिखी है। एनाबेल ली अ पोएम बाय एडगर एलन पो द अमेरिकन राइटर। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन आई हैव नोन अ पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, अगेन रोमांटिक पोएट है ये। एंड द हंटिंग ऑफ द स्नार्क अ पोएम बाय लुइस कैरोल, ये भी क्या है, बैलेड है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोनेट, ये बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स इससे क्वेश्चन। थॉमस वॉइट ने क्या किया था 16वीं शताब्दी में, जो इंग्लिश पॉलिटिशियंस, एम्बेसडर और लिरिकल पोएट थे, उन्होंने सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था। ये आप लाइन याद रखेंगे, हु इंट्रोड्यूस द सोनेट इन इंग्लिश लिटरेचर, तो ही वॉज सर थॉमस वाइट। शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है कि ही वॉज द मास्टर ऑफ सोनेट्स। उन्होंने लगभग 154 सोनेट जो है वो पब्लिश करवाई थी। ही रोड द पोएम्स थ्रू आउट हिज कैरियर। अ सोनेट इज अ फॉर्म ऑफ वर्स विद दीज मैन कैरेक्टर्स, वन स्टैंजा ऑफ 14 लाइन। एक्चुअली ये 14 लाइनें होती हैं इसमें, और उसके दो पार्ट होते हैं, ऑक्टेव और सस्टेट। ऑक्टेव में शुरू के जो 8 लाइनें होती हैं उन्हें ऑक्टेव कहा जाता है, और बाद की जो 6 लाइनें होती हैं उन्हें सस्टेट कहा जाता है। ऑक्टेव में जनरली एक आइडिया होता है जिसको उजागर किया जाता है पोएम में, और उसके बाद नेक्स्ट 6 लाइन जो होती हैं सस्टेट, उनमें उस आइडिया को, उस क्वेश्चन को या उस विचार को, उस पॉइंट को क्या किया जाता है, रिजोल्यूट किया जाता है, उसको सॉल्यूशन दिया जाता है, तो दैट इज नॉन एज सस्टेट। तो ये 2 पार्ट होंगे किसके, सोनेट के, ऑक्टेव और सस्टेट। देखिए, नेक्स्ट है हमारे सर फिलिप सिडनी। ही वॉज कंसिडर्ड द फर्स्ट मेजर राइटर ऑफ द एलिजाबेथन सोनेट। एलिजाबेथन सोनेट के सबसे प्रोमिनेंट राइटर है कौन, फिलिप सिडनी। और उनकी राइम स्कीम जो होती है वो ए बी सी डी ई एफ जी जी पूछा जाता है फ्रेंड्स राइमिंग स्कीम को एग्जाम में। माइकल मधुसूदन दत्त, नाम से जैसे समझ में आ रहा होगा आपको, ही वॉज ग्रेट पोएट इन बंगाली लिटरेचर एज वेल एज इन इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया। ही इज द फादर ऑफ द बंगाली सोनेट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा बंगाली सोनेट के फादर कौन है, माइकल मधुसूदन दत्त है। एंड ही वॉज द फर्स्ट टू मेक व्हाट कैम टू बी कॉल्ड अमृताक्षर चंदा, यानी ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस करने वाले जो फर्स्ट इंडियन राइटर है, ही वॉज माइकल मधुसूदन दत्त। देखिए, ट्रेडिशनली द सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर। ये भी आप याद रखेंगे कि इसकी लिखने की जो फॉर्म होती है दैट इज एम्बिक पेंटामीटर, और इसमें राइम स्कीम होती है, ये हमने अभी डिस्कस किया ही था। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें ऑक्टेव और सस्टेट 2 पार्ट होते हैं। चलिए थोड़ा सा और इसको हम देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर हमने अभी डिस्कस की थी कि इसमें 14 लाइनें होती हैं, एम्बिक पेंटामीटर में लिखा होता है ये, और विच मीन्स ईच लाइन हैज 10 syllables विथ एवरी अदर सिलेबल स्ट्रेस। 10 इसमें सिलेबल्स यूज किए जाते हैं।
राइमिंग स्कीम जो है अलग अलग सोनेट की अलग अलग हो सकती है। थीम जो होता है मैक्सिमम टाइम पे लव होता है, उसके बाद वार है, रिलीजन है, या फिर अलग अलग प्रकार के वैल्यूज को इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, ओरिजिन देख लेते हैं थोड़ा सा। द वर्ड सोनेट कम्स फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो विच मीन्स द लिटिल सॉन्ग, छोटा सा एक गीत। और ये सोनेट ओरिजिनेटेड इन इटली एंड वॉज ब्रोट टू इंग्लैंड इन द 16th सेंचुरी बाय सर थॉमस वाइट, हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ स्रे, ये हमने अभी बात की थी। टाइप्स क्या है इसके, इंग्लिश सोनेट है और इटालियन सोनेट। इंग्लिश सोनेट में क्या होता है, ये शेक्सपियरियन सोनेट भी इसे माना जाता है। दिस टाइप ऑफ सोनेट हैज अ राइम स्कीम ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एंड द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्टरन्स एंड अ कपलेट। दो 3 क्वार्टरन्स होते हैं और एक कपलेट होता है। क्वार्टरन का मतलब होता है चार लाइन के 3 पैराग्राफ होते हैं और उसके बाद 2 लाइन का एक लास्ट का पैराग्राफ होता है जिसे कपलेट कहा जाता है। इटालियन सोनेट में क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं, ऑक्टेव 8 लाइन का और सस्टेट जो है वो 6 लाइन का। ये हमने अभी डिस्कस किया ही था, वो इटालियन सोनेट होती है। ग्रुपिंग क्या होता है, सोनेट्स आर ऑफन रिटन इन ग्रुप्स कॉल्ड साइकिल्स और सीक्वेंसेस। ग्रुप में लिखे जाते हैं तो उसको ग्रुपिंग बोलते हैं। सम एग्जाम्पल्स जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इंपॉर्टेंट सोनेट्स के, तो सोनेट 18 है, किसने लिखी है, विलियम शेक्सपियर ने। एंड द फर्स्ट लाइन इज शैल आई कंपेयर दी टू समर्स डे, ये बहुत फेमस लाइन है। माई मिस्ट्रेस आई आर नथिंग लाइक द सन, अगेन बाय विलियम शेक्सपियर। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने लिखी है हाउ डू आई लव दी। व्हेन आई कंसिडर हाउ मच आई माई लाइट इज स्पेंट, जॉन मिल्टन की है, जरूर आपने पढ़ी होगी। ऑजिमेंडिस बाय पीबी शेली। ड्रीम लेडी हैरियट मुलेन। अ पाइड ब्यूटी बाय गेरार्ड मैनले हॉपकिंस, जेम हॉपकिंस है। आई लोक यू इन अमेरिकन सोनेट दैट इज अ पार्ट प्रिजन, ये लिखी है टेरेंस हैस ने। अब देखते हैं एपिक। एपिक क्या होता है इन इंग्लिश लिटरेचर, एन एपिक इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम, बहुत लंबी और एक नरेटिव पोएम होती है विच टेल्स अ स्टोरी ऑफ ए हीरोज डीड्स एंड देयर सिग्निफिकेंस इन कल्चर। एक इसमें हीरो होता है, उसकी एक्टिविटीज होती हैं और उसके जो इम्पोर्टेंस है समाज में या उसकी संस्कृति में, वो क्या क्या इम्पोर्टेंस है उन सभी का वो वर्णन करती है। लाइक फादर ऑफ इंग्लिश एपिक इज जॉन मिल्टन, ये याद रख लेंगे, पूछा जाता है। 2 मेजर टाइप्स ऑफ एपिक पोएट्री आर फोक एपिक पोएट्री और लिटरेरी एपिक पोएट्री। फोक एपिक क्या होती है, ओरिजिनली सेड इन ओरल फॉर्म, लोग जो है वो लिखते नहीं है, उसको बताते जाते हैं, अपने मुंह से दूसरे लोगों को बताते हैं, फिर दूसरे लोग जो है वो तीसरे को बताते हैं। लिटरेरी एपिक क्या होती है, दैट इज रिटन बाय एनी राइटर। द ग्रेटेस्ट एपिक इन इंग्लिश लिटरेचर इज पैराडाइज लॉस्ट, जरूर नाम सुना होगा आपने, जॉन मिल्टन ने लिखा था। ये सबसे प्रसिद्ध एपिक माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। फादर ऑफ एपिक लिटरेचर कौन है, होमर है। उनको ये माना जाता है कि इंग्लिश लिटरेचर में जो एपिक है उसके फादर या उसके जन्मदाता जो हैं वो हैं जन्मदाता होमर हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसमें फ्रेंड्स, एपिक्स आर ऑफन रिटन इन थर्ड पर्सन विद एन omniscient नरेटर, एक वक्ता होता है जो इसको नरेट करता है। एंड दे ऑफन टेक प्लेस इन द डिस्टेंट पास्ट एंड फीचर अ हीरो हु गोज ऑन अ जर्नी अक्रॉस वेरियस लोकेशंस। एक व्यक्ति होता है, एक यात्री होता है, एक हीरो होता है जो अलग अलग यात्राओं पे जाता है और वहाँ पे क्या क्या, वहाँ पे जो जो चीज़ें होती हैं, कौन कौन से उसने अच्छे एक्ट किए होते हैं, वो सभी का वर्णन यहाँ पे किया जाता है। देखिए कुछ फेमस एपिक्स है, द इलियड एंड ओडिसीज बाय होमर, वेरी इंपॉर्टेंट। एनिड बाय वर्जिल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। लुकन ने लिखा है फ्रेशला। चैंसन डी रोलैंड बाय मेडिवल फ्रेंच। ऑरलैंडो फ्यूरियोसो बाई लुडविको एरिस्टो, ये जो एंशियंट इंग्लिश है उनमें से लिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट है हमारा पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन ने लिखा है। फेरी क्वीन आपने जरूर नाम सुना होगा, एडमंड स्पेंसर का। एंड इन इंडियन लिटरेचर देर आर 2 एपिक्स, फर्स्ट है रामायण एंड सेकंड वन इज महाभारत। ओके, नेक्स्ट है हमारा गोथिक। गोथिक फ्रेंड्स में आपको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो कुछ भूत प्रेत आत्माएं या जो हॉन्टेड एरियाज होते हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी कहानियां होती हैं, दे आर नोन एज द गॉथिक स्टोरीज। लाइक गॉथिक लिटरेचर इज अ जनर ऑफ फिक्शन दैट इज नोन फॉर इट्स डार्क, मिस्टीरियस एंड सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर, जैसा मैंने अभी बताया आपको। इट ऑफन फीचर एलिमेंट और हॉरर, डेथ एंड ग्लूम एज वेल एज रोमांटिक एलिमेंट्स लाइक नेचर एंड इंडिविजुअलिटी। इसमें कुछ कभी कभी रोमांस और लव भी डाल दिया जाता है। सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉथिक लिटरेचर इंक्लूड, सेटिंग आपको मालूम है कि गोथिक ही है तो वहाँ पे सेटिंग कैसी होगी, हॉन्टेड कैसल होगा,
कॉबवेब्ड चर्चेज होंगे, उसके बाद में डेरेलिक्ट आर्किटेक्चर होगा। द आउटसाइड वर्ल्ड इज यूजुअली पोर्ट्रेड एज डार्क, वाइल्ड एंड ट्रीचरस। बाहर की दुनिया को भी ये इस तरह से दिखाते हैं जैसे बहुत ही डरावना हो, बहुत ही अंधकारमय हो और बहुत ही वहसीपन से भरा हुआ हो। द टर्म गोथिक कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ एंशियंट जर्मन ट्राइब द गोथ। प्राचीन काल में जर्मनी में एक जाति रहा करती थी जिसे गोथ कहा जाता था, और उसी गोथ से ये वर्ड बना है गोथिक। who were thought to have contributed to the fall of Roman Empire। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रोमन एम्पायर को गिराने में योगदान दिया था। द टर्म वाज फर्स्ट यूज इन लिटरेचर विथ हॉरेस वॉलपोल, वेरी इंपॉर्टेंट। जन्मदाता ही अगर हम कहेंगे तो हॉरेस वॉलपोल हैं इसके गॉथिक लिटरेचर के। उन्होंने अपना नोवेल लिखा था द कैसल ऑफ ऑट्रेंटो, और वहाँ से शुरुआत होती है गॉथिक लिटरेचर की। फादर ऑफ गॉथिक लिटरेचर जो है वो अमेरिकन राइटर हैं एडगर एलन पो। उनको ये कहा जाता है कि ही वॉज द मास्टर ऑफ मैकाबर एंड द फादर ऑफ अमेरिकन गॉथिक डिटेक्टिव फिक्शन। मैंने बताया आपको अमेरिकन राइटर है, तो फादर ऑफ अमेरिकन गॉथिक डिटेक्टिव फिक्शन उन्हें कहा जाता है। मदर ऑफ गॉथिक लिटरेचर कौन होंगी, तो एना रेडक्लिफ होंगी। देखिए फेमस कुछ गॉथिक नॉवेल्स हैं जैसे कि मिस्ट्रीज ऑफ उडाल्फो, एना रेडक्लिफ ने लिखी है। फ्रैंकस्टीन, मैरी शेली ने लिखी है। वुदरिंग हाइट्स, एमिली ब्रोंटे ने लिखी है। ड्रैकुला, ब्रैम स्टोकर ने लिखा है। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे बाय ऑस्कर वाइल्ड एंड स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। चलिए आगे देखते हैं। एलिगरी, प्रतीक कथा क्या होती है? इन इंग्लिश लिटरेचर an allegory is a narrative device that uses characters, setting or plot to convey a symbolic message or commentary on a real world issues। जो वास्तविक जीवन की समस्याएं होती हैं उनको प्रतीकात्मक रूप से किसी कैरेक्टर के माध्यम से, किन्हें सिंबल्स के माध्यम से दर्शाया जाता है, उसे एलिगरी कहा जाता है। एलिगरी can be used to make complex topics more accessibly by using a story to convey a message। चाहे कितनी भी जटिल कहानी हो, कितनी भी जटिल टॉपिक हो, उनको प्रतीकों के रूप से, उनको सिंबल्स के रूप में जब दर्शाया जाता है तो एक मैसेज जो है वो पास किया जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी? मल्टीपल लेवल्स होते हैं इसमें, एंड अपोजिंग व्यू पॉइंट्स। इसमें एलिगरीज ऑफन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट थ्रू अपोजिंग व्यू पॉइंट्स विच कैन बी पॉलिटिकल, रिलीजियस, एथिकल, मॉरल और फिलोसॉफिकल। किसी भी प्रकार के व्यूज को जब उसमें पेश किया जाता है तो थोड़ा विरोधाभास होता है। पर्सोनिफिकेशन इसमें यूज किया जाता है और सिंबॉलिक फिगर्स को भी यूज किया जाता है। दो प्रकार की देखिए ये देयर आर 2 टाइप ऑफ एलिगरी। लिटरेरी एलिगरी रिटन बाय एनी राइटर और एनी पोएट, और सिंबॉलिक क्या होती है? यूजेस सिंबल्स टू रिप्रेजेंट आइडियाज, मैसेज दैट आर नॉट इमीडिएटली रिकग्नाइज्ड। फेमस देख लेते हैं। एनिमल फार्म आपने जरूर नाम सुना होगा जॉर्ज ऑरवेल का। उन्होंने जानवरों के माध्यम से इंसानों को क्या किया था, इंसानों की समस्याओं को जाहिर किया था। जॉर्ज ऑरवेल का सबसे फेमस है ये एलिगरी, एनिमल फार्म। उसके बाद है द पिलग्रिम्स ऑफ प्रोग्रेस, अ फेमस एलिगरिकल वर्क बाय जॉन बनियन। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये भी। फेरी क्वीन आपने जरूर सुना होगा एडमंड स्पेंसर का। इसके अलावा है द टॉर्टोइज एंड द हेयर, जरूर सुनी होगी आपने, बाय एशप्स, इन्होंने लिखी है। एंड द मेटामॉर्फोसिस, फ्रेंच काफ्का, वेरी इंपॉर्टेंट। विलियम लैंगडन ने लिखी है पियर्स प्लोमैन। द राइम ऑफ एंशिएंट मैन ने लिखा है एस टी कॉलरिज ने। और द स्कारलेट लेटर, अमेरिकन लिटरेचर से लिया हुआ फ्रेंड्स ये स्कारलेट लेटर, नैथेनियल हॉथॉर्न ने ये लिखा है, तो ये भी बहुत फेमस एलिगरी है। तो ये हमारे फ्रेंड्स आरपीएससी स्कूल लेक्चर के जो फर्स्ट ग्रेड के जो सिलेबस में लिटरेरी टर्म्स दिए हुए थे वो हमने डिस्कस किए हैं फ्रेंड्स। इसको जब आप ध्यान से पढ़ लेंगे, अच्छे से वीडियो को देख लेंगे, तो शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपकी नज़रों से बच पाएगा। आपको इनकी डेफिनेशन याद रखनी है, इनके टाइप्स याद रखने हैं, साथ ही साथ कि कौन कौन से इनके फेमस ओड्स हैं या एलिजीज हैं, सोनेट्स हैं, वो क्वेश्चंस जो है वो बन जाते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए, हमसे जुड़े रहिए फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को शेयर करें, साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।